आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इट इज़ एन कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर वैरायटी ऑफ यूज़ इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। यानी कि एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिसका प्रयोग हम कई सारी चीज़ों में करते हैं, अपने घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में। यानी कि इन सारी चीज़ों में हमें क्या पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा ही है आपका इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट आपका होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब आपका क्या होता है, कितना आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा या इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप बोल सकते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे कि हमने एक सर्किट बनाए हुए हैं, सर्किट सब में सबसे पहले आपने क्या लगाई है, एक बैटरी लगाई है। जब ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है आपस में एक, जब तक ये पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, ये आपका सेल रहता है, 3 सेल से मिलकर आपकी क्या बनती है, एक बैटरी बनती है। सबसे पहले आपने एक बैटरी लगाई, बैटरी के बाद आपने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। एमीटर आपका क्या करता है, जो करंट को मेज़र करता है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें आपके क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे आपका बल्ब लगाया हुआ है। ये है आपकी स्विच, जहाँ से आप बंद करते हैं या खोलते हैं किसी भी सर्किट को चलाने के लिए। अब आपको पता है, जैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे इसको अच्छे से। अब आपके चार्जेस हैं, चार्ज आपका होता है आपके, अब जैसे आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, पर्दे के पास से गुजरते हैं या फिर किसी भी चीज़ के पास से गुजरते हैं तो हमें करंट जैसा महसूस होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, आपका इन्हीं की वजह से होता है। क्यों, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं आपके, क्यों, क्योंकि आपके जो लाइक चार्ज होते हैं वो आपके क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज का मतलब है, अब जब आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि दोनों जगह आपके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे। और अगर आपके क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, वो कैसे करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक का मतलब होता है एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और एक आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप क्या करते हैं, अगर आप एक स्केल है, आप उसको क्या करेंगे, अपने बालों में रब करेंगे, और अगर आप उससे पेपर चिपकाएंगे तो फिर आपका पेपर चिपक जाता है उससे, बिकॉज ऑफ चार्जेस। बिकॉज उसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, वो आपके अनलाइक चार्ज होते हैं, क्योंकि आपके वो क्या कर रहे हैं, आप आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जब आप क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब आप क्या करते हैं, अब इस आपने एक कंडक्टर लगाया था, आप जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, अब यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस साइड है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट साइड होगी। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो आपकी डायरेक्शन होगी, वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उससे क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, इस साइड में होगी। और जब क्या करते हैं हम, अब कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं इसको रोकने के लिए, यानी कि जहाँ पे जाके अब ये है स्विच है, यानी कि हमने क्या करा, जहाँ पे पाथ पे हमने रोक दिया इनको, ठीक है, करंट को रोक दिया, उसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि हमने लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बात अभी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी। अगर आप मान लीजिए आपने क्या करा है, कंडक्टर लिया है या फिर मेटल लिया है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे करंट है आपकी। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके इस साइड पे फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इस साइड पे जा रहे हैं, तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड पे होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी कि जितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपके होता क्या है कि जितना चार्ज है आपके पास और जितना आपके पास टाइम है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका क्या कर रहा है, करंट आपका क्या कर रहा है, एक चीज़ घट रही है तो चार्ज क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर क्या कर रहे हैं, अब इनका मतलब क्या होता है कहने का, अगर एक चीज़ बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो चार्ज भी घटेगा, ठीक है। और कितना टाइम उसने लिया हुआ है। इसके बाद अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब इस पे हमने क्या करा है, 10 कूलम का चार्ज लगाया, और कितना टाइम है आपके पास, 10 सेकेंड का। यहाँ पे कितना है, सेम 10 कूलम का चार्ज लगाया आपने 1 सेकेंड में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं, बिकॉज आपकी क्या है, यहाँ पे जितना ज़्यादा आपने टाइम लिया है, यानी कि
इसी से हमने क्या निकाला है, ये वाला रिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम है हमारा, इसमें से कुछ समझेंगे। आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पे कंडक्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे बैटरी है आपकी, स्विच की है, इसको आप ओपन क्लोज करते हैं। एमीटर होता है आपका। अब यहाँ पे बल्ब क्लोज करता है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर का काम क्या होता है आपका, जितना हमने क्या करा है 6 वोल्ट दिया है आपने, 5 वोल्ट दिया है, यानी कि कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें भी सेम ऐसे ही बताता है आपका कि अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आपकी इस साइड पे है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी इस साइड पे होगी। यानी कि अब इसमें क्या है, करंट की इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी इस साइड वाले। ठीक है, अब हमारे पास इनकी एसआई यूनिट आ जाती है 1 मार्क्स में। आपकी पहली एसआई यूनिट है चार्ज की कोलम, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपकी होती है कोलम। यहीं से हम निकालते हैं चार्ज अपॉन टाइम से कोलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी आपकी एम्पीयर। ठीक है, इसके बाद टाइम की होगी आपकी सेकेंड। अब जो ये 1 एम्पियर है हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर का करंट हम कैसे नापेंगे, कितना 1 कोलम्ब का चार्ज आपका 1 सेकेंड के अंदर। यानी कि अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 कोलम्ब का चार्ज था, 1 सेकेंड में लग रहा था। यानी कि 1 कोलम्ब चार्ज अगर हमें निकालना है कितने सेकंड में आपका गया है वो, यानी कि कितने टाइम में गया है, वो आपकी क्या कहलाएगी वैल्यू आपकी 1 एम्पियर की। अब जो ये 1 आपका मिली एम्पियर होता है, एक आपका माइक्रो एम्पियर होता है, जिसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। जो आपका 1 मिली एम्पियर होता है आपका 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है आपका 10⁻6 एम्पियर के इक्वल। जो आपका 1 एम्पियर है वो आपका किसके इक्वल होता है, 1 कोलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आगे हम देखते हैं, इसके बाद आपकी एमीटर की डेफिनेशन भी आ जाती है। एमीटर का आपका क्या काम होता है, जो आपका क्या करता है, करंट को मेज़र करने का काम करता है। यानी कि किसी भी एक सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आपका कितने उस पर फ्लो कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, एमीटर है। एमीटर को आप हमेशा क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे। इसको हम आगे देखेंगे। अब जैसे कि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब होता है। अब ये हमसे पूछना चाहता है कि कितने 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे हमारे पास कंडक्टर है, सेम इसमें इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। अब ये क्या कहता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कोलम्ब चार्ज के अंदर। यानी कि अगर हम इस पर क्या करते हैं, 1 कोलम्ब का चार्ज है इसके ऊपर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या कहता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये यहीं से हम निकालते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे मान लिया हमने 2 बीकर्स लिए हुए हैं, ठीक है, इसमें हमने ज़्यादा पानी है, इसमें आपका कम पानी है। अब जैसे कि आपको पता करना है कि कहाँ से कहाँ कौन सी कंसंट्रेशन में जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है पानी का क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज है ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक, कैसे, अब हमें पता है कि जैसे पानी क्या कर रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, ऐसे ही आपका करंट क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। यानी कि आपका जैसे जहाँ पे एक जगह तो आपका 6 वोल्ट करंट है, एक आपका 12 वोल्ट करंट है। अब आपको पता है कि जहाँ पे, अब मान लिया यहाँ पे हम 6 वोल्ट और 12 वोल्ट का करंट दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा। जहाँ पे अब ज़्यादा क्या होगा, वोल्ट देंगे हम, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर 12 वोल्ट का चार्ज दे रहे हैं तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें मान लिया हमने इसको ए पॉइंट माना है, इसको बी पॉइंट माना है। ये कंडक्टर है एक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब अगर इस करंट के डायरेक्शन इस साइड पे है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस साइड पे फ्लो करेंगे, इस साइड पे फ्लो करेंगे। बिकॉज आपकी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अपोजिट होती है किससे, करंट से। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन थी किससे अलग थी, करंट से अलग थी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है सिंपल सा, कितना हम वोल्टेज दे रहे हैं, 6 वोल्ट का दे रहे हैं, 12 वोल्ट का दे रहे हैं, वो चीज़ आपकी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे निकालेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर।
अब जैसे आपके पास क्या है, अब जैसे ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, हमने जैसे ये ए पॉइंट बी पॉइंट माने हुए थे। अब कितना अमाउंट, अब जैसे इलेक्ट्रॉन है इसके पास पड़ा हुआ है बी के पास, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इसने वर्क डन किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इसने कितना वर्क डन किया, वो क्या कहलाता है, उसका आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, जिसमें आपका क्या होता है, आपका ये आपका फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्या हूँ, V आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कितना आपका वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी कि कितना उसने वर्क डन किया और कितना उसको एक चार्ज को, यानी कि एक यूनिट चार्ज है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो क्या कहला रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं आप, वैसे आपकी वोल्ट होती है, वोल्ट यहीं से निकालते हैं, वर्क डन अपॉन में क्यों को, चार्ज को आप क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। 1 वोल्ट की आपकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे आप, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यानी कि 1 जूल का वर्क हमने किया 1 कूलम चार्ज के ऊपर, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो वो उस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। कैसे, जैसे मान लिया एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 जूल आपका अगर वर्क डन हो रहा है क्या करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और आपने वोल्ट कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि 1 वोल्ट आपका क्या करना है, आपको निकालना है। 1 जूल का आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एनर्जी लगाई गई है, और 1 कूलम्ब आपको क्या दिया गया है, चार्ज लगाया गया है, क्या करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में, वो क्या कहलाएगा उसका वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्ब, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग आप क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, यानी कि एक सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना उसने वर्क डन करा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उस चीज़ को आप क्या कह रहे हैं, वोल्टमीटर। इसको आप हमेशा पैरेलल में कनेक्शन क्यों करते हैं वोल्टमीटर को, क्योंकि पैरेलल का क्या होता है आपका हाई रेजिस्टेंस होता है और सीरीज़ का आपका क्या होता है लो रेजिस्टेंस होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं हमेशा, और जो आपका एमीटर होता है उसको आप क्या करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। जैसे कि आपका डायग्राम भी दिया गया है यहाँ पे, अगर अब वोल्टमीटर है, वोल्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है, सेम वही सर्किट डायग्राम बनाया आपने, इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या लिया हुआ है, कंडक्टर लिया हुआ है, यहाँ पे बल्ब है। अब ये वोल्ट होता है हर एक के लिए आपका क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पे 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इसका क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, कि आपने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया आपका 6 वोल्ट का, ठीक है। अब इसमें आपके करंट की डायरेक्शन सेम इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स का किस तरफ मूव करेंगे, अपोजिट साइड पे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ में सबसे पहले हमने सेम सर्किट बनाया हुआ है, क्या करा, अब ये एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब आप तीन आप एक तो जब पॉजिटिव नेगेटिव रहता है इसको आप सेल कहते हैं, जब ये 3 में मिल जाते हैं तो आपकी 3 से क्या बनती है, एक बैटरी बनती है। की लगाई है आपने ओपन और आपकी क्या होती है क्लोज की होती है। यहाँ पे आपने एमीटर लगाया पॉजिटिव नेगेटिव, जो आपका क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। यहाँ पे आपने क्या लिया है, कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे बल्ब है आपका, यहाँ पे वोल्टमीटर लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, करंट इस साइड पे है तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे। अब ये क्या कहता है, यहाँ पे जब क्या करेंगे, अगर आपने क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, अब यहाँ पे जब क्या करेंगे, करंट जो ये आपके है इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ से क्या करेंगे, मान लिया यहाँ इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या करा, 12 वोल्ट का हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया, तब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस साइड से इस साइड की तरफ। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके करंट की। कहने का मतलब क्या होता है, आपका जितना पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाएंगे उतना आपका क्या करेगा, करंट भी बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे आपका करंट भी घटेगा। यानी कि अब जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमने 6 वोल्ट लिया था तो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे, अगर आपने एकदम से क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो करंट भी क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं क्या करेंगे, तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो आपका करंट भी घटेगा।
अब ओम्स लॉ कहता क्या है आपका, इट स्टेटेड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का, एक मेटेलिक कंडक्टर ली हुई है हमने, यहाँ पे कंडक्टर है मेटेलिक कंडक्टर, वो किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। यानी कि जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, जितना आप करंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और उसके टेम्परेचर को आपने क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपने टेम्परेचर को क्या करना है, कॉन्स्टेंट रखना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन होते हैं आपका, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम मान लेते हैं वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, 1/r, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका, अगर v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर v बढ़ेगा तो r आपका घटेगा, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ आपकी घटेगी। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है आपका v इक्वल्स टू आई आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसके इक्वल आ जाता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द, और r आपका क्या है, रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, आर इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है आपका, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब जैसे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, मेटेलिक कंडक्टर था, ठीक है, बैटरी थी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये थी। अब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमने क्या करा, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। जब हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपका रुक जाता है, यानी कि यहाँ से चार्ज क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं बहेगा। तो हम क्या कह देंगे उसको, आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यानी कि आपके चार्ज को रोकने के लिए जिस चीज़ को हम लगाते हैं उसको आप क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब ये आपका फॉर्मूला था v इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की। क्या फॉर्मूला आ गया, v अपॉन में आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, या फिर 1 वोल्ट अपॉन में, आप इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपकी, ऐसे यूनिट कैसे निकालेंगे अब रेजिस्टेंस की। अब आपकी यहाँ से क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी क्या होती थी, वोल्ट होती थी, और करंट की आपकी एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर को आप बोलते हैं 1 ओम के इक्वल होता है, ठीक है। अब 1 ओम का साइन क्या होता है, ये साइन आपका 1 ओम का होता है। 1 ओम आपके इसके इक्वल कह सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, 1 ohm is the resistance of conductor when potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and current throwing it is 1 ampere। यानी कि 1 ओम जब आपका कहेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दो कंडक्टर के बीच में, दो एंड्स के बीच में, यानी कि 1 एंड सेकेंड एंड के बीच में 1 वोल्ट होगा, और करंट कितना आपका फ्लो करेगा उसमें 1 एम्पियर का, तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेराइंग द रेजिस्टेंस। यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, करंट को रोकने के लिए करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करके। यानी कि अब जैसे आप देख सकते हैं आपने क्या बनाया हुआ है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए हुए हैं आपने। अब इसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, अब रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। कई बार हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा रहे हैं, कई बार यहाँ लगा रहे हैं। उसको क्या करने के लिए, करंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करते हैं। उसको आप क्या कहेंगे, रियोस्टैट या वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है आपका चेंज करता हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेजिस्टर। रेजिस्टर आपका क्या कहता है, ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं जिनमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। यानी कि एप्रिशिएबल का मतलब होता है एक ज़रूरी रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि हमने कोई भी चीज़ अगर शुरुआत करी है तो उसको रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ होनी चाहिए। एप्रिशिएबल का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, बट लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। यानी कि हमें एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस रखना है, ना ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए ना आपका कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर कम होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस आपका कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, आपका ये क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट फैक्टर आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ होती है लंबाई। अब जैसे आपके पास क्या है,
एक हमने लेंथ का एक कंडक्टर लिया हुआ है, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक हमने क्या लिया, इसकी लेंथ बड़ी ली है, इसकी आपने लेंथ छोटी ली है, ठीक है। कंडक्टर, दो कंडक्टर लिए हुए हैं, एक बड़ा कंडक्टर एक छोटा कंडक्टर, यानी कि एक लंबाई वाला एक थोड़ा कम वाला। अब इसमें क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी क्या करेगी, लेंथ भी बढ़ेगी। कैसे, अभी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा। करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस साइड में होंगे, और रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब आपका कहने का क्या कहना चाहता है, रेजिस्टेंस आपका क्या होता था, रेजिस्टेंस आप क्या कहते थे, जो आपके फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी अब उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स को आने में भी टाइम लगेगा आपका, ठीक है। बजाय कि जितनी छोटी लेंथ होगी आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा, और इस लंबाई वाले का क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर आपका फ्लो ऑफ चार्ज करने की चीज़ बढ़ रही है तो लंबाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। अगर लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, घट जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 में एरिया के। रेजिस्टेंस, अगर आपका, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। एरिया ज़्यादा का मतलब क्या है आपका, जैसे आपने दो कंडक्टर लिए हैं, अब ये ज़्यादा एरिया वाला है, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी कि घेरा ज़्यादा है मतलब, और ये क्या है, आपने लंबा लिया है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है, एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा आपका, करंट इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जल्दी फास्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, उस केस में कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जल्दी से क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस वाले केस में आपका क्या है, अगर क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करंट के डायरेक्शन ये वाली है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस साइड पे आ रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस क्या, ज़्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है आपका, अब यहाँ पे क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कम है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, बिल्कुल भीड़े भीड़े पड़े हुए हैं। अब इनको क्या करेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस केस में, ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड आपका है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर का मतलब होता है आपका उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि उसका नेचर कैसा है। अब जैसे आपने क्या कर लिए, कॉपर और आयरन ले लिए। कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कम होता है, और आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। कैसे, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को, जो आपकी क्या करती है, करंट को फ्लो करने से रोकती है। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फोर्थ फैक्टर देख लेते हैं पहले, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। टेम्परेचर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपका क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, अब जैसे आपके पास कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, बैटरी हैं, अगर क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, रैंडम मोशन में, यानी कि मूव कर पा रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने क्या करा, करंट आपका क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, करंट क्या कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत जल्दी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करेंगे। वही बात हमें क्या कहना चाहता है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आप क्या जाती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट रेजिस्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, रेजिस्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि रेजिस्ट का मतलब होता है आपका रोकना, कि कितने अमाउंट में करंट आपका उसमें से फ्लो कर रहा है, उसको रोकने की कैपेसिटी आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी। अब रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब आप देखते हैं रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आपने ऊपर देखा था लेंथ के, फर्स्ट इक्वेशन माना। रेजिस्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1 एरिया के। सेकेंड इक्वेशन माना, दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2। रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, लेंथ अपॉन में एरिया। रेजिस्टेंस इक्वल टू, इसको आप बोलते हैं रो, इसको आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। रो बोलते हैं आप एल अपॉन में ए, वेर रो इज रेजिस्टिविटी। रो को आप क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, आपकी ओहम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर।
जो आपके रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है मटेरियल के, कोई भी आपने किसी भी टाइप का मटेरियल लिया है जैसे कॉपर का या आयरन का, वो क्या करेगी, जैसे हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। अब एलॉय क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं आपके होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि एक जैसे टाइप के जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है उनका मिक्सचर आपके क्या कहलाते हैं, एलॉय कहलाते हैं। अब इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में करते हैं, जैसे कि आपकी घरों में यूज़ होने वाली प्रेस है या टोस्टर है जिस पे आप ब्रेड बेक करते हो, ठीक है। बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है और दूसरे बजाय की मेटल से, और ये क्या करते हैं, एलॉयज डू नॉट बर्न इजली एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो ये एलॉयज होते हैं किसके मिक्सचर थे, आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ये क्या करते हैं, जल्दी से जलते नहीं है। जब आप क्या कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी ये क्या नहीं करेंगे, जल्दी से जलेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टिविटी वाले एलॉयज का आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब इनके तरीके कैसे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब यानी कि रेजिस्टर आपके क्या होते हैं, अब जैसे हमारे घर में फ़ैन है, बल्ब है, इन सब में क्या होता है, रेजिस्टर्स होते हैं। अब इनमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम देखेंगे। देर आर टू वेज ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर, यानी कि हमारे पास दो तरीके हैं रेजिस्टर्स को जोड़ने के, एक तो आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कनेक्शन है। जब हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं तो हम सारे रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, एक सिंपल सीधी लाइन में जोड़ते हैं, यानी कि एक साथ जोड़ते हैं, और पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, डिफरेंट लाइन में, यानी कि ऊपर नीचे फिर नीचे, ठीक है। अब जैसे आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपने एक क्या लगाई, बैटरी लगाई, इसके बाद आपने एमीटर लगाया जो करंट को मेज़र करेगा, इसके बाद आपने स्विच लगाया है, आपने क्या करा, तीन रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है, तीन रेजिस्टेंस ले लिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस। पहले को हमने R1 माना, दूसरे को R2 और तीसरे को R3, ठीक है। अब इनमें हमने क्या कर रखे हैं, ये क्या लगा रखे हैं आपने, वोल्ट मीटर भी लगा दिए, यानी कि इसको पहले वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज V1, दूसरे वाले का V2 और तीसरे वाले का आपका V3। अब ये क्या कहता है, करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ से जाता हुआ करंट क्या करेगा, इन रेजिस्टर से होता हुआ इस साइड पे आ जाएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम इन एवरी पार्ट एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। हमें सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी करेंगे तो हमें याद रखना है कि जो हम करंट दे रहे हैं वो तो क्या करेगा, सेम होगा, करंट इज सेम, हमेशा करंट क्या होगा आपका, सेम होगा, और वोल्टेज क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं करंट तो क्या कर रहा है, सारों में सेम फ्लो कर रहा है, बट वोल्टेज क्या कर रहा है, हमने सबका अलग अलग लगाया, V1 V2 V3, बट करंट क्या था आपका, सेम था। यहाँ से हमने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया था। अब सारे रजिस्टर्स में आप देख पा रहे हैं करंट सेम जा रहा है, ठीक है, इसमें भी सेम जाएगा। अब करंट यहाँ से जा रहा था सारे, इसमें भी और इसमें भी, बट आपने वोल्टेज क्या करा है, सबको अलग अलग दिया हुआ है, और करंट क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने सेम सर्किट डायग्राम बनाया, बट इसमें आपने क्या करा है, इसमें उल्टा होगा, वोल्टेज तो आपको सेम रखना है, करंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने क्या करा, तीन रेजिस्टर लगा लिए, ऊपर नीचे लगाते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका पहले वाले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। करंट क्या कह रहा है, अब करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा इसमें करंट, पहले वाले का I1, दूसरे का I2 और तीसरे का I3। वोल्टेज कैसा होगा आपका, सेम होगा, एक हमने सिंपल एक वोल्टेज लगा लिया, किसके लिए, तीनों रेजिस्टर्स के लिए। अब ये आप है, ये तीन रेजिस्टर्स भी लेके कर सकते हैं आप, 4 जितने आपका मन करे उतने आप लेके कर सकते हैं। हमने 3 रेजिस्टर्स लेके किया हुआ है, आप 4 का भी लेके कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या याद रखेंगे, करंट कैसा होगा आपका, डिफरेंट होगा, और आपका वोल्टेज क्या होगा, हमेशा सेम डायरेक्शन, सेम, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज, यानी कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं सीरीज़ के मुकाबले। क्यों, अब जैसे कि आपका क्या होता है, अब जैसे मान लिया हमारे पास फ़ैन है, बल्ब है, टीवी है, सीरीज़ पैरेलल का डिफरेंस आपका देख ले। अब आपने क्या करा है, फ़ैन को भी उसी में लगाया, बल्ब को भी, टीवी को भी। अब आप देखेंगे कि एक चीज़ अगर ख़राब होती है, फ़ैन ख़राब होता है तो बल्ब भी ख़राब होगा और टीवी भी ख़राब होगा। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे हैं, अब आपने देखा कि सबके लिए आप करंट तो क्या दे रहे हैं, डिफरेंट दे रहे हैं, बट वोल्टेज सबका सेम रख रहे हैं। अब जैसे फ़ैन यहाँ है, बल्ब यहाँ है, टीवी यहाँ है, अब ये सारों का रेजिस्टेंस क्या है आपका, अलग अलग है,
करंट भी अलग अलग फ्लो कर रहा है, करंट अलग फ्लो कर रहा है, तो अगर फ़ैन ख़राब होगा तो आपका बल्ब ख़राब नहीं होगा, या बल्ब ख़राब होगा तो आपका टीवी ख़राब नहीं होगा। यानी कि अगर एक चीज़ ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी चीज़ भी आपकी क्या होगी, ख़राब होगी। सेकंड आप देखिए सीरीज़ में आप क्या कर रहे हैं, अब तीनों का क्या होगा, एक ही स्विच होगा। अगर एक स्विच है तो अगर एक स्विच ख़राब हुआ तो तीनों चीज़ नहीं चलेंगे आपकी। पैरेलल में हम देखते हैं डिफरेंट स्विच है। अब जैसे आप देखते हैं कि आपने घरों में हम फ़ैन के लिए अलग स्विच है, लाइट के लिए अलग है, या कूलर के लिए अलग है। डोमेस्टिक सर्किट का मतलब होता है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होगा, अलग अलग स्विच होंगे, तो ये तो है नहीं कि अगर फ़ैन ख़राब हुआ है तो आपका बल्ब भी ख़राब हो जाएगा, या फिर बल्ब ख़राब हुआ है तो आपका कूलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छा मानते हैं बजाय कि आप सीरीज़ के। We cannot connect different electric component in series because different component need different current. अब ये क्या कहता है, हम अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग डिफरेंट में नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि हर एक के लिए क्या चाहिए, आपको अलग करंट चाहिए। बट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर एक सर्किट आपका ख़राब होता है, यानी कि अगर फ़ैन का ख़राब होता है तो बल्ब का भी ख़राब है और टीवी का भी ख़राब है, और कोई सा भी आपका क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, यही बात कहता है। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम हर एक के लिए अलग सेटअप करते हैं, यानी कि इसको अलग करंट दे रहे हैं, अलग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज एक है बट करंट क्या कर रहे हैं, अलग दे रहे हैं, और इनके क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इसलिए क्या करेगा, अगर एक ख़राब है तो दूसरा ख़राब आपका नहीं होगा। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, दिस इज हेल्पफुल। जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जितनी आपकी फ्लो चार्ज करने की क्षमता है, वो पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होगी, आपकी घटेगी, जो कि आपका क्या है, ज़रूरी है, हेल्पफुल भी है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने जब क्या करेंगे, अब सीरीज़ का आपका क्या आता है और पैरेलल का क्या आता है। अब हम इनका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। हमने क्या करा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सबसे पहले क्या लगाया, आपने बैटरी लगाई, स्विच लगाया, एमीटर लगाया। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, आप 4 भी ले सकते हैं। पहले वाले का रेजिस्टेंस का वोल्टेज आपका कितना, V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। अब आपको पता है कि इसमें क्या होता है, आपका करंट तो आपका सेम रहता है बट वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। हमारे पास ओम लॉ से क्या आता है, आपका V इक्वल्स टू IR, पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू में करंट फ्लोइंग, और रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले का आपका क्या होगा, V1 इक्वल्स टू IR1, यानी कि पहले में करंट क्या फ्लो कर रहा था, I, यानी कि करंट तो आपका सेम है, रजिस्टर लेकिन आपने क्या करा हुआ है, केवल वोल्टेज डिफरेंट है, इसलिए V1 V2 V3 ये क्या है, आपके वोल्टेज है। I करंट आपका सेम है तीनों में, और रजिस्टर्स पहला कौन सा है, R1, दूसरा R2, तीसरा R3। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इनको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू आपकी क्या है, IR, V1 की आपकी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR इक्वल्स टू I ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से आप देख पाएंगे कि I से I कैंसल आउट हो गया, क्या बचा आपका, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ आपका क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस में R3। यानी कि अब जब आप न्यूमेरिकल्स का प्रयोग करेंगे तो आप ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अगर जब भी आपको न्यूमेरिकल्स हम आगे जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्या कहा जाए, मान लिया कोई भी सर्किट दिया गया, उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब आपसे क्या कहा जाएगा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो एक सर्किट के अंदर। ऐसे ही आपका सेम किसका है, पैरेलल का है। सबसे पहले आपने क्या करा, ओम्स लॉ लगाया। सेम ऐसे ही आपने क्या कर रखा है, इसमें रेजिस्टेंस आपके करंट सब में अलग अलग फ्लो कर रहा है बट वोल्टेज क्या है आपका सेम है, सेम V इक्वल्स टू IR। यहाँ से आपने I की वैल्यू निकाली, V अपॉन में R। यहाँ से आपने क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, करंट सब में क्या कर रहा है, अलग अलग फ्लो कर रहा है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, क्योंकि क्या है आपका करंट डिफरेंट है बट वोल्टेज क्या है आपका सेम है। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या है आपकी, V अपॉन R। यहाँ से ऐसे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V अपॉन R। यहाँ से आपने V आपने कॉमन ले लिया, अपॉन में क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अपॉन में 1 अपॉन R3। V से V आपका कैंसल आउट हो गया। क्या नेक्स्ट हमारा क्या रह गया था, यहाँ पे 1 अपॉन में R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन में रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या आ गया आपका, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
प्लस में 1/R3। एक नोट आपको याद रखना है, जो पॉसिबल आपका, अगर आपको उससे कहा जाए कि मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को हमेशा आप पैरेलल में लगाएंगे। यानी कि जब आपका न्यूमेरिकल्स में आपसे ये कहा जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपको उसका मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने सेम क्या लगाई है, बैटरी लगाई है, एमीटर है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बाद आपका स्विच है, यहाँ पे आपके कंडक्टर है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपका क्या है, वोल्टेज लगाए हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये क्या कहना चाहता है, अब मान लिया जैसे हमने क्या करा, रजिस्टर है, रजिस्टर आपका जैसे आपने फ़ैन है उसको आप ले सकते हो, उसको आप क्या मान सकते हो, रजिस्टर मान सकते हो। अब आप देख पाते हैं कि क्या करता है, जब ज़्यादा टाइम तक वो चलता रहता है तो क्या हो जाता है, वो उसमें गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कूलर वगैरह है आपका क्या हो जाता है, गर्म हो जाते हैं वो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, इतने मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपकी इस साइड है तो आपकी क्या है, करंट की डायरेक्शन आपकी इस साइड है। बट आप जब आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अब जैसे पंखा है, पंखा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो वर्क डन है आप किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। यानी कि जितना आप क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, और कितनी आपकी क्या लगी, एनर्जी आपकी क्या होती है, डूइंग वर्क, यानी कि कैपेसिटी कितनी है आपकी, कार्य को करने की क्षमता आपकी क्या है, उसकी एनर्जी है। अब जैसे यहाँ पे आपकी हीट है, ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या लग रही है, हीट एनर्जी भी लग रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब वर्क हो रहा है हमारा तो वो किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। वो एनर्जी आपकी कोई सी भी हो सकती है। देखो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप क्या समझते हैं, when an electric current passes through a conductor like high resistance wire, the conductor becomes soft after some time and produce heat। जब एक इलेक्ट्रिक करंट है, एक कंडक्टर के अंदर से पास होता है, जैसे जिसमें हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस की वायर लगाते हैं, तो कंडक्टर क्या हो जाता है, आपका हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। उसको आप क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, जब आपका जैसे फ़ैन है वो चलता जा रहा था तो उसमें क्या होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, उसको ही आप क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से क्या करते हैं, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन में कार, जैसा आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू किसके इक्वल होता था, आपका वर्क डन अपन में चार्ज। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, W इक्वल्स टू V, क्यों, वर्क डन किसके इक्वल है, कितना पोटेंशियल, यहाँ से W की वैल्यू निकाली हमने, सिंपल, V क्यों। अब आपको पता है कि जितना आप वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या करेगी, एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। वर्क डन अभी हमने पढ़ा था किसके इक्वल है, आपका एनर्जी के। वी नो क्या हो गया, यहाँ से E इक्वल्स टू V, क्यों। अब जो ये एनर्जी है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू में टाइम। पावर इनटू टाइम आप क्या कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हीट भी है। यानी कि अब एनर्जी है, ये वाली कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, किसके इक्वल आ गया, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस और आपके इनटू में चार्ज के। ये आपका क्या बन गया, यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि करंट फ्लोइंग किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। करंट इक्वल्स टू किसके, आपके इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल है, आपके चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से क्यों की वैल्यू निकालोगे आप, क्या आएगी यहाँ से, आई इंटू में टी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज किसके इक्वल, हीट एनर्जी के। सेम आपको क्या करना है, हीट एनर्जी के फॉर्मूले निकालने हैं, 4 फॉर्मूले निकलेंगे जिनका आप प्रयोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे। एच इक्वल्स टू, अब आपको पता है आई की वैल्यू, अब यहाँ से आपके पास ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगी, V अपॉन में R। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, VIT, यानी कि आपको पता था, अब क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यों T, ठीक है। वहाँ से क्या आया, V वोल्टेज के इक्वल आ गया, वोल्टेज IT, ये आपका H इक्वल्स टू हीट एनर्जी इक्वल्स टू VIT, ये आपका क्या बन गया, सेकंड फॉर्मूला। अब ओम्स लॉ की मदद से आपका क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, यहाँ से I की वैल्यू निकाली, V अपॉन में R। अब आपको पता है H इक्वल्स टू क्या होता है, अब V की वैल्यू आपने पुट कर दी, क्या है आपकी IR। अब यहाँ पे IT, अब यहाँ से आप H इक्वल्स टू I 2 बार है I स्क्वायर RT, ये आपका क्या बन गया, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला आपका कैसे बना, H इक्वल्स टू, आपको पता है I की वैल्यू पुट करिए आपने, V अपॉन में R, V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T, आपका ये क्या बन गया, फोर्थ फॉर्मूला। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे V इंटू में V अपॉन में R इंटू T। अब यहाँ से क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू T, V स्क्वायर अपॉन में R किसके इक्वल होता है, आपका I के।
ठीक है। आई स्क्वायर आर टी आपका फॉर्मूला बन गया, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से आप क्या पता लगा पा रहे हैं कि H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, और H आपका किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी और टेम्परेचर के भी या टाइम के। इसमें क्या कहने का मतलब है, अगर हीट एनर्जी बढ़ेगी तो आपका करंट भी बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और हीट एनर्जी बढ़ेगी तो आपका क्या करेगा, टेम्परेचर या टाइम भी बढ़ेगा आपका। ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी हीट एनर्जी की, जूल। अब कैसे निकालते हैं हम, इट स्टेट दैट व्हेन अ करंट passes through a conductor of resistance R for time t, when heat develop in conductor is equal to product of square of current, the resistance and time, this is called Joule's law of it। ये क्या कहना चाहता है, जब एक कंडक्टर है हम उसमें से क्या करेंगे, करंट पास करेंगे जिसका रेजिस्टेंस आपको R दिया गया है, जितनी भी उसमें क्या करेगी, हीट डेवलप होगी, यानी कि हीट जितनी उसमें ऊर्जा बनेगी वो किसके इक्वल होगी, जो भी आपका करंट का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि करंट का आपने स्क्वायर किया हुआ है, और जितना उसका रेजिस्टेंस लगा और जितना आपका उसका टाइम लगा, उसको आप क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब कुछ एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, कुछ डिजायरेबल है, कुछ अनडिजायरेबल है। जैसे कि डिजायरेबल का मतलब होता है, अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे। अनडिजायरेबल समझते हैं पहले, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, टीवी है, फ़ैन है, कंप्यूटर है, अगर आप क्या करेंगे, ज़्यादा देर तक इन्हें चलाते रहेंगे तो आपके क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगता है। ये कैसे है, अनडिजायरेबल है। डिजायरेबल में आपके क्या आते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर। अगर आप क्या करते हैं, जैसे प्रेस वगैरह आपने लगाई है, ठीक है, उसमें आपको क्या करते रहनी चाहिए, आपको उसमें हमेशा क्या करेगी, हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी। यानी कि डिजायरेबल है, उसमें हमारी क्या है, वो एक कंपल्शन है हमारी कि हमें क्या करनी पड़ेगी, हीट के बिना उसमें काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे टोस्टर आपके, हीटर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इट इज़ अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज प्रोड्यूस, heating is used to produce light. Strong metals with high melting point such as tungsten is used for making bulb। अब जैसे आपका मान लीजिए ये बल्ब है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोड्यूस करता है। क्या करते हैं, किसके साथ, लाइट के साथ, हीट भी प्रोड्यूस करेगा और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, उसको आप क्या कह रहे हैं, बल्ब कह रहे हैं। जो ये हाई मेटल्स होते हैं, यानी कि जैसे मेटल्स हैं, किसका बना होता है बल्ब आपका, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होते हैं, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, बल्ब्स को बनाने के लिए करते हैं। ये आपकी दो एप्लीकेशन हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की, जो आपकी डिजायरेबल वाली थी उनमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जो आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। सम केमिकली इनएक्टिव गैसेज सच एज नाइट्रोजन एंड आर्गन इज आल्सो फिल टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब ये क्या कहता है, कुछ बल्ब्स में हम क्या करते हैं, कुछ गैसेज जैसे नाइट्रोजन और आर्गन को भी डालते हैं, क्या करने के लिए, ताकि उसकी जो फिलामेंट है, यानी कि जो उसकी गूंज है, आपने देखी होगी, जो एक छोटी सी गूंज सी बनी रहती है आपकी, उसको क्या करने के लिए, ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए। नेक्स्ट आपकी आ जाती है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये क्या करता है, सर्किट को बचाता है, क्या करके, जो ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। अब जैसे आपको पता है, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, उसका सर्किट का फटने का डर रहेगा, यानी कि सर्किट क्या हो जाएगा आपका, इनकम्प्लीट रह जाएगा और फ्यूज़ होने का खतरा रहेगा। तो ये क्या करता है, उनको एक तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का कार्य करता है। यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो ये क्या करेगा, रोकेगा। इसको हमेशा हम सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि आपका करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर क्या हो सकता है, टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, करंट ज़्यादा होगा, तो वो क्या कर देगा, उस फ्यूज़ वायर को पिघला देगा, और क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब होता है आपके कितना आपने वर्क डन किया, यानी कि कितना आपके एक टाइम के अनुसार आपने काम किया। अब पावर आपकी क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य को करने की क्षमता। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि कितना आपने वर्क डन किया या फिर कितनी आपने एनर्जी लगाई एक काम को करने के लिए, और कितने टाइम में लगाई, वो आपकी उसकी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि आपके पास क्या है, कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपकी पावर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे पावर कम है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी इसको पावर लगी, किसके इक्वल होती है आपकी, एनर्जी अपॉन में टाइम। यानी कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं तो पावर ज़्यादा होगी, एनर्जी कम है तो पावर भी आपकी
कम होगी, और कितने टाइम में लगा रहे हैं वो भी देखना है। अब एनर्जी किसके इक्वल थी आपको पता है, वर्क डन अपॉन में टाइम के इक्वल थी। अब ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, पावर की आपकी क्या हो जाती है, वाट हो जाती है। वाट आपको जैसे कि पता है इलेक्ट्रिक पावर की आपकी क्या होती है यूनिट, वाट। वर्क और अपॉन में टाइम को क्या लिखते हैं आप, वाट। 1 वाट किसके इक्वल होता है आपका, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकेंड। अब यहाँ से आपकी क्या होती है, कुछ हम फॉर्मूले हैं वो निकालते हैं। सबसे पहले आपने क्या करा, पावर आपकी किसके इक्वल थी, P इक्वल्स टू एच अपॉन में टी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो H आपका किसके इक्वल होता था, अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं V अपॉन में इक्वल्स टू आई आर, V अपॉन आर, आई इक्वल्स टू आई, वी आई। टाइम से टाइम कैंसिल, क्या आ गई पावर की, सबसे पहले यूनिट मतलब फॉर्मूला आपके ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले। पहला फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और आई आपका करंट। सेकेंड फॉर्मूला निकालते हैं, यहीं से निकालते हैं। V का फॉर्मूला है आपका आई आर होता है, वैल्यू पुट करी P इक्वल्स टू आई आर इंटू में आई स्क्वायर आर। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, सेकेंड फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक पावर का। अब ये आपका सीरीज में होगा हमेशा, याद रखिएगा। थर्ड फॉर्मूला कैसे आएगा, P इक्वल्स टू आई की वैल्यू आपकी क्या है, V अपॉन में आर। आई की वैल्यू क्या, V अपॉन में आर इंटू में V, क्या आ गया यहाँ से V स्क्वायर अपॉन में आर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। अब ये यूनिट तो हम क्या थी, ये वाली पावर की यूनिट किसके लिए हम यूज़ कर रहे थे, जो हम घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन है आपका या फिर रेफ्रिजरेटर है। अब हमें क्या चाहिए होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल का मतलब होता है जिससे आपका क्या करते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, कमर्शियल यूनिट किसकी, एनर्जी की। वो कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, पावर इनटू टाइम। ऐसा यूनिट आपकी क्या कैसे निकलेगी, पावर की आपकी वाट, टाइम की आपकी सेकंड, वाट इनटू सेकंड को आप बोलते हैं जूल। अब ये आपकी जो भी कमर्शियल यूनिट होती है यानी कि जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, किलो वाट आवर होती है आपकी, ठीक है। किलो वाट आवर का मतलब होता है किलो यानी कि 1000, वाट आवर का मतलब 1 यूनिट यानी कि अब जैसे आपके कहते हैं, अब हमारे मीटर्स होते हैं घर में, उनमें क्या होती है, अब जैसे हम कहते हैं कि 5 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। यानी कि अब जो वो 1 किलो वाट आवर होता है किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के। यानी कि एक हम कहते हैं ना 1 यूनिट आई है हमारे मीटर में, वो क्या होती है, किलो वाट आवर में होती है। यानी कि किसके इक्वल होती है, वो आपके किलो वाट आवर के इक्वल। अब ये रिलेशन निकालना पड़ता है हमें किसके, कमर्शियल और ऐसा यूनिट के बीच में आपका एक रिलेशन होता है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है आपका। अब यहाँ से देखता है पा रहे हैं पावर कितनी है, 1000 वाट इंटू में टाइम आपका कितना 36। अब आपको पता है 1 किलो वाट आपका इक्वल होता है 1000 वाट के इक्वल, ठीक है। 1000 वाट इंटू कितने सेकेंड्स होते हैं एक घंटे में, 3600 सेकेंड। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और आपकी कितनी 60 जूल। 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यानी कि 1 किलो वाट आवर की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल आ जाती है। जिसका प्रयोग आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में करते हैं या फिर आप कमर्शियल यूनिट के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो नेक्स्ट आपकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो आएगी। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।